हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गतिशीलता, मोबिलिटी। गतिशीलता पे वैद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव होता है, गतिशीलता पे ताप का क्या प्रभाव होता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पे ताप का क्या प्रभाव होता है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। तो आज ये 3 टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। इन तीनों टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोगों को ऊष्मीय वेग और अनुगमन वेग इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से अगर आप नहीं पढ़े तो एक बार वहां से ऊष्मीय वेग और अनुगमन वेग ये दोनों चीजें पढ़ सकते हैं। तब अगर यहाँ पे आएंगे इस चीज को पढ़ने तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक गतिशीलता। तो जैसा कि टॉपिक से हमको पता चल रहा है, गतिशीलता हमको किसके बारे में बताएगा? गति के बारे में। किसकी गति के बारे में? तो आवेश वाहक की गति के बारे में। और हमें पता है कि हमारे जो चालक तार होते हैं, मतलब जो ठोस चालक होते हैं, उसमें आवेश वाहक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो एक तरीके से यहां पे गतिशीलता हमको इलेक्ट्रॉन के गति के बारे में बताएगी। और इलेक्ट्रॉन के गति के बारे में क्या बताएगी? कि वो तीव्र वेग से गति कर रहा है या धीमे धीमे गति कर रहा है। ठीक है, तो गतिशीलता हमको क्या बताएगी? गतिशीलता हमको ये बताएगी कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की गति तीव्र है या वो धीमे धीमे गति कर रहा है। आई बात समझ में? गतिशीलता से क्या पता चलेगा? तो गतिशीलता से हमें यह पता चलेगा कि किसी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो तीव्र वेग से गति कर रहे हैं या धीमे धीमे गति कर रहे हैं। ठीक है, और हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ रखा था कि अगर ये कोई चालक है, वहां पे 2 तरीके की गति होती थी, ऊष्मीय और अनुगमन वेग वाली। अनुगमन वेग कब होती थी? जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र लगाते थे। तो अगर हमने इसे किसी बैटरी से जोड़ दिया तो हमें पता है ये उच्च विभव होगा और ये निम्न विभव होगा, तब वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरीके से होगी। तब हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब इस दिशा में अनुगमन वेग से गति करता है। तो ये जो गतिशीलता है ये हमको इसी अनुगमन वेग के बारे में बता रही। मतलब जब हम वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तब इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा उसी के बारे में हमको गतिशीलता बताएगी कि इलेक्ट्रॉन तीव्र वेग से गति कर रहे हैं या धीमे धीमे गति कर रहे हैं। तो अगर गतिशीलता ज्यादा है, अगर इसको गतिशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। अगर म्यू ज्यादा है तो विद्युत करंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब अगर हमारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में तीव्र वेग से गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा ज्यादा होगा। और अगर गतिशीलता कम है, म्यू कम है, तो आई क्या होगा? कम होगा। आई बात समझ में? तो गतिशीलता क्या है? किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र लगाने पे इलेक्ट्रॉन तीव्र वेग से गति कर रहे हैं या धीमे वेग से गति कर रहे हैं, इसके बारे में हमको गतिशीलता से पता चलेगा। अगर गतिशीलता ज्यादा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन तीव्र वेग से गति कर रहे हैं, और अगर ऐसा होगा तो करंट का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर गतिशीलता कम है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है धीमे धीमे गति कर रहे हैं, तो उस स्थिति में विद्युत धारा का भी मान क्या होगा? कम होगा। तो आई बात समझ में? गतिशीलता से हम लोग क्या समझ सकते हैं? गतिशीलता हमको ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र लगाने के पश्चात जो आवेश वाहक, जैसे कि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे गति कर रहे हैं? तीव्र वेग से गति कर रहे हैं या धीमे धीमे गति कर रहे हैं? तीव्र वेग से गति करने का मतलब गतिशीलता ज्यादा होगी, और गतिशीलता ज्यादा होगी तो करंट का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर धीमे धीमे गति कर रहे हैं तो गतिशीलता कम होगी, और गतिशीलता कम होगी तो करंट का मान भी क्या होगा? कम होगा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं। म्यू बराबर क्या लिखा है? VD बटे E। तो VD हमको पता है क्या होता है? अनुगमन वेग होता है। और अनुगमन वेग के बारे में हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र लगाने पे मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त किया गया जो वेग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। तो यहां पे अगर कोई हमसे गतिशीलता का परिभाषा पूछे तो हम क्या लिख सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में
आवेश वाहक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश वाहक है, तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त किया गया अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी आवेश वाहक द्वारा प्राप्त किया गया अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। किसके बारे में बताता है गतिशीलता? आवेश वाहक के बारे में, जो कि हमारा इस केस में क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी आवेश वाहक द्वारा प्राप्त किया गया अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही बोला जाता है गतिशीलता। ठीक, यहां तक आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला जैसा कि लिखा गया है, म्यू बराबर VD बटे E। तो सबसे पहले यहां से ये देख लेते हैं कुछ जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि अदिश राशि होगा या सदिश राशि होगा, इसका मात्रक क्या होगा और इसकी विमा क्या होगी। तो गतिशीलता हमको केवल चाल के बारे में बताती है कि जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी चाल कितनी है। इसका मतलब ये कैसी भौतिक राशि होगी, अदिश राशि होगी। इसमें मतलब हमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, मात्रक निकालना हो तो अनुगमन वेग है, वेग का मात्रक हमने पढ़ा है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड बटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई के हमने दो मात्रक पढ़े हैं, एक तो पढ़ा था न्यूटन प्रति कूलाम और दूसरा पढ़ा था वोल्ट प्रति मीटर। तो जब यहां पे न्यूटन प्रति कूलाम लिखेंगे तो क्या होगा, मीटर सेकेंड नीचे आएगा, न्यूटन यहां और कूलाम ऊपर चला जाएगा। तो इसका एक मात्रक होगा मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकेंड। ठीक है, मात्रक निकालना बताया गया है। वोल्ट प्रति मीटर से निकालना हो तो अनुगमन वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो ये होगा मीटर प्रति सेकेंड, वोल्ट यहाँ और मीटर चला जाएगा ये वाला ऊपर, तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। तो इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। तो इसका मात्रक, पहला मात्रक क्या हो गया, मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकेंड और दूसरा मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। वीमा क्या होगा, तो वीमा भी निकाल लेते हैं। VD बराबर E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F बटे Q। तो ये Q कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। Q का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय, I इंटू टी बटे F। ये हो गया। तो ये तो हो गया चाल। चाल की विमा क्या होती है, LT के पावर -1। विद्युत धारा की विमा A और समय की विमा T। बल की विमा सबको पता है, MLT -2। तो निकाल लेते हैं विमा। M ऊपर जाएगा तो M इनवर्स, L ऊपर कहीं नहीं है, यहां पे L है तो L से L कट गया। और क्या बचा, A बचा। T देखते हैं तो ये T इस T से कट जाएगा और ये T ऊपर जाएगा तो T के पावर 2। ठीक है, चाल की विमा क्या हो गई, LT टू द पावर -1। वैद्युत धारा की विमा A और समय की विमा T। बल की विमा पता है MLT -2। तो M तो ऊपर कहीं नहीं था तो M ऊपर गया तो M के पावर -1 हो गया। L के पावर 1 यहां भी है, L के पावर 1 यहां भी है, तो L से कट गया। यहां पे क्या बचा, A, तो यहां पे हमने A लिख दिया। T के पावर -1 T, तो ये कट गया और ये T के पावर -2 ऊपर गया तो ये क्या हो गया, T स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, M इनवर्स A T
स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी गतिशीलता के बारे में। कैसी भौतिक राशि है? अदिश राशि है, मात्रक मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकेंड या मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। वीमा क्या हो जाएगा? m इनवर्स a t टू द पावर 2। अब जो इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है वो ये है कि गतिशीलता पर वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या पड़ेगा। मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो गतिशीलता घटेगा या बढ़ेगा या क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ फॉर्मूले से दिख रहा है, म्यू जो है व्युत्क्रमानुपाती है ई का, तो हमें ये लगता है कि अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। म्यू पर वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हम वैद्युत क्षेत्र को चाहे घटाएं चाहे बढ़ाएं, इस म्यू पे गतिशीलता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में वीडी भी बढ़ जाता है, तो इनका जो रेशियो आता है वो नियत रहता है। जैसे मान लेते हैं जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 थी तो ये कितना था? 2, तो इसका रेशियो कितना है? 1/2। अब अगर हम इसको दोगुना कर रहे हैं तो ये भी दोगुना हो जा रहा है, तो फिर से कितना आ रहा है? 1/2। इसीलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटाने या बढ़ाने पर म्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बदलेंगे तो उसी अनुपात में अनुगमन वेग भी बदल जाता है, जिससे कि जो रेशियो होता है उसका मान नियत रहता है, उसके मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? तो ये याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में पूछ ले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटाने बढ़ाने पे गतिशीलता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गतिशीलता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गतिशीलता किन किन चीजों से प्रभावित होगी, उसके लिए इस फॉर्मूले को और ब्रेक करते हैं। तो हमने अनुगमन वेग का फॉर्मूला पढ़ा है, वीडी बराबर क्या होता था? ए टाउ या ई टाउ बटे एम। ये होता था आवेश वाहक जो होता है उस पे आवेश, ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये था श्रांति काल और ये था आवेश वाहक का द्रव्यमान, यही था। तो अगर यहाँ पे हम वी डी की वैल्यू पुट कर दें तो ई टाउ बटे एम और भागे ये वाला ई, तो ई से ही कट जाएगा, ये किसके बराबर आएगा? ई टाउ बटे एम। तो यहां से हम देख सकते हैं जो गतिशीलता है वो किस पे निर्भर कर रहा है? आवेश वाहक के आवेश पे और आवेश वाहक के द्रव्यमान पे। तो हम बोलते हैं कि ये निर्भर कर रहा है सबसे पहले तो आवेश वाहक के प्रकृति पे, कि उसका आवेश कितना है और उसका द्रव्यमान कितना है। दूसरा किस बात पे निर्भर कर रहा है? टाउ पे। ये क्या कहलाता है? श्रांति काल, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हमने ये देखा कि गतिशीलता किस पे डिपेंड कर रहा है? आवेश वाहक के प्रकृति पे और श्रांति काल पे। आवेश वाहक के प्रकृति का मतलब हुआ आवेश वाहक पे जो आवेश है वो और जो उसका द्रव्यमान है वो। ठीक, श्रांति काल हमने पढ़ा है कि श्रांति काल क्या होता है? दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, और ये किस पे डिपेंड करता है? ताप पे। ठीक है, अगर हम ताप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो श्रांति काल भी परिवर्तित हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछता है कि ताप बढ़ाने पर गतिशीलता हमारा बढ़ेगा या घटेगा। तो हमें क्या लगता है कि ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे कि ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ने से वो तेजी से गति करने लगेंगे, इसका मतलब उसकी गतिशीलता क्या हो गई? बढ़ गई। तो हमें यह ध्यान देना है कि यहां गतिशीलता हम ऊष्मीय ऊर्जा के कारण नहीं पढ़ रहे हैं, यहां पे गतिशीलता हम किसके कारण पढ़ रहे हैं? अनुगमन वेग के कारण। तो जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पे क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ने का मतलब अनियमित गति बढ़ जाती है, और अनियमित गति बढ़ने का मतलब होता है कि वीडी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए ताप बढ़ाने पर गतिशीलता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई बात समझ में? एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये जो हमारी गतिशीलता है ये किसके कारण है?
अनुगमन वेग के कारण। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में हम कर रहे हैं अध्ययन, तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो वेग होता है वो क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। ताप बढ़ाने पे कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, उष्मीय ऊर्जा बढ़ती है। उष्मीय ऊर्जा बढ़ने के कारण कौन सा वेग बढ़ेगा, उष्मीय वेग बढ़ेगा। उष्मीय वेग की गति कैसी होती है, अनियमित होती है। तो अनियमित गति बढ़ जाएगी, मतलब वो जो टकराने का समय था, जैसे हमने पता है श्रांति काल हम अगर बोल रहे थे कि ये एक दूसरे से 10⁻⁻14 सेकेंड में टकरा रहे थे पहले। अब लेकिन जब हमने ताप बढ़ाया तो इसकी अनियमित गति बढ़ी, जिससे कि ये टकराने वाला समय कम हो गया। अगर ये टकराने वाला समय कम हो गया, मतलब ये जल्दी जल्दी टकराने लगे, तो टाउ का मान कम हो गया। तो अगर टाउ का मान कम हुआ तो गतिशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ताप बढ़ाने पे क्या क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो टाउ क्या होगा, घटेगा। ताप हमने बढ़ाया, अनियमित गति बढ़ गई। अनियमित गति बढ़ने के कारण वो जल्दी जल्दी टकराने लगे। जल्दी जल्दी टकराने के कारण श्रांति काल का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां हम देख सकते हैं गतिशीलता श्रांति काल के अनुक्रमानुपाती है। तो अगर श्रांति काल कम हुआ तो इसका मतलब गतिशीलता भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो श्रांति काल घटेगा और श्रांति काल घटने के कारण गतिशीलता भी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक, तो दो फॉर्मूले हमको मिले। एक फॉर्मूला यहां से हम लोग और निकाल सकते हैं, हमें पता है एक फॉर्मूला हमने आई का ये पढ़ा है, आई बराबर NE/A/VD। तो VD बराबर क्या होगा, I/A/NE। तो वही वैल्यू यहां पे पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले। तो म्यू बराबर VD की जगह I/A/NE, बटे E पहले से है तो E यहां पे लिख देते हैं। तो एक फॉर्मूला और ये हो गया। हमें पता I/A धारा घनत्व के बराबर होता है, J के बराबर। ठीक है, I/A किसके बराबर हुआ, धारा घनत्व J के बराबर। तो हम म्यू को और क्या लिख सकते हैं, I/J हो गया E/N/E। तो ये गतिशीलता निकालने के लिए हमारे पास चार फॉर्मूले मिले हैं हमको। पहला म्यू बराबर VD/E, जब हमको अनुगमन वेग दिया हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमको क्या दिया हो, आवेश दिया हो, श्रांति काल दिया हो और द्रव्यमान दिया हो तो ये फॉर्मूला। वैसे विद्युत धारा दिया है, क्षेत्र की तीव्रता दिया है, क्षेत्रफल दिया अनुप्रस्थ का, ये होता है प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। वैसे जब धारा घनत्व दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला। कभी कभी क्या होगा कि हमें चालक इस तरीके से दे रखा होगा, ठीक है, उसकी लंबाई होगी L और विभवांतर क्या होगा V, हमको E नहीं दिया होगा। तो हमें ये पता है कि E बराबर किसके होता है, V/L के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे E की जगह क्या लिख देंगे, V/L। तो इस तरीके से हम इसके सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो ये तो था गतिशीलता के बारे में। एक बार समराइज कर लेते हैं, हमने गतिशीलता के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो गतिशीलता हमको क्या बताती है, चाल बताती है, किसकी, आवेश वाहक की। जब हम किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो आवेश वाहक का जो अनुगमन वेग होता है वो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गतिशीलता। गतिशीलता हमको ये बताता है कि आवेश वाहक की गति कैसी हो, तीव्र वेग से गति कर रहा है या धीमे धीमे गति कर रहा है। तो अगर तीव्र वेग से गति कर रहा है तो गतिशीलता ज्यादा होगी, विद्युत धारा का भी मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर धीरे धीरे गति कर रहा है तो गतिशीलता कम होगा, गतिशीलता कम होगा तो विद्युत धारा का भी मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गतिशीलता कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। मात्रक मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकेंड या मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, वीमा m−1 × 10⁻²। और गतिशीलता निकालने के लिए ये चार फॉर्मूले। इतनी बातें आपको गतिशीलता के लिए याद रखना है। जो दो और जरूरी बातें थी, सबसे ज्यादा जरूरी, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो गतिशीलता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटाने बढ़ाने पर गतिशीलता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जिस अनुपात में हम इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे उसी अनुपात में VD भी घटेगा बढ़ेगा, जिसके कारण VD/E का जो मान आता है उसके मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा,
ताप बढ़ाने पे हमको लगता है कि गतिशीलता बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ताप हम बढ़ाएंगे तो ऊष्मीय वेग बढ़ेगा, ऊष्मीय वेग बढ़ने के कारण अनियमित गति बढ़ जाएगी, जिसके कारण कि उनके टकराने का समय क्या होगा, कम हो जाएगा। टकराने का समय कम हुआ, इसका मतलब श्रांति काल कम हो गया, और अगर श्रांति काल कम हो गया तो गतिशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को गतिशीलता के बारे में याद रखनी है। अगला टॉपिक है हम लोगों का प्रतिरोध। ठीक, रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध, जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, अवरोध या रुकावट। ठीक है, प्रतिरोध से हमको कैसी फीलिंग आ रही है कि मतलब प्रतिरोध का मीनिंग क्या हो सकता है, किसी चीज में बाधा उत्पन्न करना या रुकावट उत्पन्न करना। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई पाइप है जिसमें से होके पानी जा रहा है, पानी का बहाव है, पानी का प्रवाहित हो रहा है यहाँ से, अगर हम यहाँ पे कुछ अवरोध रख दें, जैसे छोटे छोटे ईंट के टुकड़े रख दें, तो इससे क्या होगा, इस पानी का जो बहाव होगा वो कम हो जाएगा, उसकी जो पानी की वेग रही होगी वो घट जाएगी। तो वही चीज चालक तार में भी होता है। हमको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ और क्या होते हैं, धनावेश भी होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लगातार इनसे टकराते रहते हैं, इनसे टकराने के कारण इसकी जो चाल होती है वो बढ़ नहीं पाती। मतलब ये जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चाल में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो चालक के इसी गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध निकालते कैसे हैं, तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, जैसे मान लेते हैं ये चालक है, इसके सिरों पे हमने कितना विभवांतर लगाया, V। तो किसी चालक के सिरों पे लगाया गया विभवांतर, और विभवांतर लगाएंगे तो हमको पता है इसमें क्या प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, R बराबर V बटे I। ठीक है, क्या हो गया परिभाषा, पहले तो करता क्या है ये काम, तो प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, निकालेंगे कैसे प्रतिरोध का मान, तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो R का फॉर्मूला यहां से हमको क्या मिला, R बराबर V बटे I। प्रतिरोध कैसी भौतिक राशि है, तो प्रतिरोध होगी हमारी अदिश राशि। ठीक, मात्रक क्या होगा, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को हम लोग बोलते हैं ओम, और प्रदर्शित करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है, V बटे I, इससे हमने इसका मात्रक निकाला वोल्ट प्रति एम्पियर, प्रदर्शित किससे करेंगे, ओम से। इसके कुछ और मात्रक भी हो सकते हैं, जैसे V हमको पता है V क्या होता है, W बटे Q, तो W बटे Q गुणे I। W क्या होता है, कार्य या ऊर्जा, इसकी मात्रक क्या होती है, जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसका एक और मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम गुणे एम्पियर। या W बराबर Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आवेश Q किसके बराबर होता है, I गुणे T के। तो I गुणे T गुणे I, तो I स्क्वायर गुणे T।
तो जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर गुणे समय का मात्रक सेकेंड। तो एक मात्रक इसका ये हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से इसके अलग अलग मात्रक निकाले जा सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर, जूल प्रति कूलाम इंटू एम्पियर और जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर गुणे सेकेंड, ठीक। तो ये हो गया प्रतिरोध निकालने के फॉर्मूले और अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से उनके अलग अलग मात्रक। वीमा क्या होगा, तो वीमा निकाल लेते हैं, इस वाले से निकालते हैं, आसान होगा क्योंकि हमको इसकी भी वीमा, डब्लू की भी वीमा पता है, क्यू का भी पता है और आई का भी पता है। डब्लू होता है कार्य या ऊर्जा और इसकी वीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। आवेश क्या होता है, आई इंटू टी, या यहां से निकालना चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं। विद्युत धारा का वीमा क्या होगा, ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर और समय का वीमा क्या हो गया, टी। तो एम केवल ऊपर है तो एम, एल भी केवल ऊपर है तो एल स्क्वायर, टी माइनस टू ऊपर है और टी नीचे है तो टी माइनस वन, ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, टी माइनस थ्री और ये कितना हो जाएगा, ए माइनस टू। तो प्रतिरोध का वीमा क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है। तो प्रतिरोध कैसी भौतिक राशि है, अदिश राशि है। प्रतिरोध करता क्या है, तो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। फॉर्मूला क्या है, आर बराबर वी बटे आई, इससे हमने अलग अलग फॉर्मूला निकाला, डब्ल्यू बराबर क्यू बटे आई, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर गुणे टी। मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या जूल प्रति कूलाम गुणे एम्पियर या जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर गुणे सेकेंड। वीमा क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है। तो प्रतिरोध के लिए पहले तो हम लोगों को कम से कम इतनी बातें पता होनी चाहिए, ठीक। तो और आगे देखते हैं प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है पता लगाते हैं। तो एक फॉर्मूला हमको मिला प्रतिरोध निकालने का, क्या, आर बराबर वी बटे आई। मतलब अगर हमको प्रतिरोध निकालना है तो हमको किसका रेशियो निकालना पड़ेगा, वी और आई का। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था एक, वी डी बराबर कितना लिखा था, ए टाउ या ई टाउ बटे एम। ए आता था, ये हम लोगों ने अनुगमन वेग में पढ़ रखा है तो ये आप लोग देख लीजिएगा दूसरे वीडियो से। तो वी डी बराबर ई टाउ बटे एम, ठीक है। अब वी डी का एक फॉर्मूला अभी और हम लोगों ने यूज किया था, वो क्या था, आई बराबर एन ई ए वी डी। तो यहां से वी डी किसके बराबर आएगा, आई बटे ए एन ई। तो यहाँ वी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई बटे ए एन ई बराबर ई टाउ बटे एम। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए क्या, वी बटे आई, मतलब हमको विभवांतर चाहिए था और विद्युत धारा चाहिए था। तो हमने इस फॉर्मूले से एक चीज तो पता लगा लिया, क्या, वैद्युत धारा। अब हमको किसी तरीके से विभवांतर लाना है, तो विभवांतर कैसे आएगा, यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कितनी है, L है। तो हमें पता है E बराबर क्या होता है, V बटे L, ठीक है। ये विभवांतर में हम लोगों ने पढ़ा है, E बराबर E किसके बराबर होता है, V बटे L के। तो यहां पे हम E की वैल्यू लिख देंगे, I बटे ए एन ई बराबर E कैपिटल लीजिएगा V बटे L टाउ इंटू एम। तो हमको V बटे आई चाहिए, तो हम V को इधर रहने देते हैं, I को इधर ले जाते हैं, तो V बटे आई। अब इधर से बाकी चीज इधर लाएंगे, तो जब इसको इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, M गुणे L, यहाँ पे पहले से ही है A N E और यहाँ से क्या लाएंगे, E टाउ। तो ये कितना हो जाएगा, M L बटे A N E स्क्वायर टाउ, किसके बराबर, V बटे आई के बराबर। और V बटे आई हमको पता है किसके बराबर होता है, R के। तो R किसके बराबर आ गया, M L बटे A N E स्क्वायर टाउ। आई बात समझ में। देखिए एक तो फॉर्मूला हमारे पास था R बराबर V बटे आई। अब हमको ये पता करना था कि R किन किन बातों पे निर्भर करता है।
तो हमने अपना पहले वाला फॉर्मूला, अनुगमन वेग वाला फॉर्मूला लगाया और वीडी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। हमको पता है वीडी और किसके बराबर होता है, आई बटे ए एन ई के। तो जब हमने वैल्यू पुट किया तो हमको आई मिल गया। अभी भी हमको वी चाहिए था, तो वी कहीं पे नहीं था। तो हमें ये पता है कि अगर ये चालक तार है जिसकी लंबाई एल है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है, तो ई किसके बराबर होता है, वी बटे एल के। ठीक है, तो ये हमने कहाँ पढ़ा है, विभव प्रवणता में पढ़ रखा है, ई बराबर माइनस डी वी बटे डी आर। तो उसी से ये फॉर्मूला आया, ई बराबर वी बटे एल। ठीक, एक समान वेग वैद्युत क्षेत्र था, तो हमने इसको क्या लिखा, ई बराबर वी बटे एल। तो ई की वैल्यू कितनी लिखी, वी बटे एल, तो हमने वी बटे आई निकाला, तो किसके बराबर आ गया, एम एल बटे ए एन ई स्क्वायर टाउ। हमें पता है वी बटे आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो आर की वैल्यू यहाँ से एक और मिल गई हमको, और वो किसके बराबर है, एम एल बटे ए एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक, आर बराबर एम एल बटे ए एन ई स्क्वायर टाउ। तो अब आर हम यहां से देख सकते हैं किन किन बातों पे निर्भर कर रहा है। तो एम क्या है, एम होता है आवेश का द्रव्यमान। ठीक, ई क्या है, आवेश है, जो आवेश वाहक होगा। ठीक है, आवेश वाहक पे जो आवेश होगा उसका मान क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ई की वैल्यू कितनी लिख देंगे, 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19। एल हमको पता है चालक तार की लंबाई, अगर ये हमारा चालक था तो ये हो गई उसकी लंबाई। ए क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये वाला जो एरिया है या ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए। ठीक है, टाउ हमको पता है श्रांति काल होता है। तो किस पे निर्भर कर रहा है, ये जो चीजें हैं ये तो बोलते हैं हम आवेश की प्रकृति, मतलब जो आवेश वाहक का द्रव्यमान है वो, और जो आवेश वाहक पर आवेश है वो क्या कहलाएगा, आवेश वाहक की प्रकृति। तो सबसे पहले तो आवेश वाहक की प्रकृति का मतलब कि ये प्रतिरोध किस तार का बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद उस चालक तार की लंबाई, ये तो फिक्स हो गया। जैसे अगर हमने कोई तार लिया तो इस तार में जो भी आवेश वाहक होगा उस आवेश वाहक का आवेश फिक्स हो गया, और आवेश का द्रव्यमान इसके लिए वो कभी भी बदलेगा नहीं। हम बदल क्या सकते हैं, इस चालक तार की लंबाई बदल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल बदल सकते हैं, और इसका क्या बदल सकते हैं, ताप बदल सकते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी पदार्थ का चालक तार बना लिया तो उस चालक तार में जो आवेश वाहक होंगे उस आवेश वाहक का आवेश फिक्स हो गया, उसका द्रव्यमान फिक्स हो गया, और उसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी फिक्स हो गई। अगर ताप नियत है तो हम बदल क्या सकते हैं, उसकी लंबाई को बदल सकते हैं, उसके क्षेत्रफल को बदल सकते हैं, और उसके श्रांति काल को, श्रांति काल का मतलब ताप को बदल सकते हैं। तो कैसे कैसे डिपेंड करता है, पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होने का मतलब अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर कोई चालक तार है, एक की लंबाई है 1 मीटर और दूसरे तार की लंबाई है 2 मीटर, तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा, जो चालक तार ज्यादा लंबा है। ठीक है, तो प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब चालक तार की लंबाई जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें कभी कभी ये सवाल भी पूछ लेता है कि अगर कोई चालक तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई मान लेते हैं कितनी है, एल है, हमने इसको खींचा और खींच के इसकी लंबाई को n गुना बढ़ा दिया, कितना कर दिया, n गुणे एल। तो जब हम इस तार को खींचेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसकी मोटाई क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब ये तार पतला हो जाएगा। तब हमसे अगर पूछे कि इस तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो अगर पहले वाला प्रतिरोध R था तो ये जो R डैश होगा ये किसके बराबर होगा, n स्क्वायर R के। अभी फॉर्मूला नोट करिए, अभी ये डिराइव करके निकाला जाएगा। ठीक है,
तो अगर किसी चालक तार को खींच के उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना। मतलब कि अगर इसकी लंबाई l थी, हमने कितनी कर दी 2l, मतलब 2 गुना कर दिया, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा r डैश बराबर 2 का वर्ग गुणे r, मतलब 4r, 4 गुना हो जाएगा। अगर 3l कर दिया तो 3 का वर्ग 9, तो 9r हो जाएगा। ठीक है, तो किसी तार को अगर खींच के हम उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं तो जो नया वाला प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर गुणे r। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा यहां से हम लोग देख सकते हैं, यहां पे और क्या नोट करना है, r डैश बराबर n स्क्वायर r। अगर लंबाई बढ़ा रहे हैं, लंबाई n गुना करने पर। दूसरा जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। क्षेत्रफल हमने पता है, क्षेत्रफल हम किसकी बात कर रहे हैं, जो अनुप्रस्थ काट वाला है ये a। तो ये क्षेत्रफल एक्चुअली डिपेंड किस पे कर रहा है, ये क्षेत्रफल डिपेंड कर रहा है, ये तार है तो तार के त्रिज्या पे इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r स्क्वायर होगा। तो त्रिज्या जितना ज्यादा होगा, मतलब तार जितना मोटा होगा उसका क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा। तो एक तरीके से क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, तार मोटा है या पतला है। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है, क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका मतलब तार क्या हुआ, मोटा हुआ। तो तार मोटा होगा तो प्रतिरोध होगा कम, और तार पतला होगा तो प्रतिरोध होगा ज्यादा। ठीक है, पतले तार का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, और मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हमने क्या बोला, प्रतिरोध क्या है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो क्षेत्रफल ज्यादा कम कब होगा, अगर हम इसकी त्रिज्या बढ़ाएंगे तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम मान लेते त्रिज्या 1 मीटर है तो ये वाला वृत्त बनेगा, और 2 मीटर है तो ये, तो इसका क्षेत्रफल कम है और इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। ये मोटा हो गया और ये क्या हो गया, पतला तार हो गया। तो अगर तार मोटा होगा तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। क्यों, क्योंकि मोटे तार का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज्यादा हुआ तो प्रतिरोध कम। तार पतला है तो तार पतला होगा तो क्षेत्रफल भी कम होगा, क्षेत्रफल कम हुआ तो प्रतिरोध क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा और मोटे तार का प्रतिरोध कम। ठीक, फिर इसी में मान लेते हैं कि पहले इसकी त्रिज्या थी कितनी, r। अब इसने इस तार को खींच के पतला करा, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, r बटे n। देखो ये ध्यान देना है, यहां पे n गुना हुआ था, यहां पे 1 बटे n। यहां पे लंबाई हम बढ़ाए थे तो n गुना लंबाई किए थे, यहां पे मोटाई कम कर रहे हैं तो 1 बटे n किया गया है। तब जब इसका प्रतिरोध निकालेंगे हम r, तो वो किसके बराबर होगा, n के घाते 4 इंटू r। ये r इस वाले का है। तो अगर तार को खींचकर उसकी त्रिज्या 1 बटे n गुना कर दे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, n के घाते 4 गुणे r। हमें पता है तार को पतला करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। 1 बटे n का मतलब क्या हो, जैसे ये r था, n की जगह हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, त्रिज्या को कम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते त्रिज्या था 10, तो 10 बटे 2, अब त्रिज्या कितना हो गया, केवल 5। 10 बटे 3 तो 3.3। तो हम त्रिज्या को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जब त्रिज्या को कम कर रहे हैं, तार पतला हो रहा है, तो हमने अभी पढ़ा है कि तार पतला होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो कितना बढ़ जाएगा, तो n के घाते 4 इंटू r। ठीक है, तो लंबाई को n गुना करने पे n स्क्वायर r, और त्रिज्या को 1 बटे n गुना करने पर क्या जाएगा, n के घाते 4 इंटू r। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये दोनों डेरिवेशन अभी बाद में देखा जाएगा। चलिए अच्छा, डेरिवेशन देख ही लेते हैं पहले, कि एक तार था जिसकी लंबाई थी l और क्षेत्रफल कितना था a।
हमने इस तार को खींचा और खींच के लंबाई बढ़ा दी, जिसके कारण कि इसकी लंबाई बढ़ के कितनी होगी, पहले वाले लंबाई की n गुनी, और क्षेत्रफल मान लेते हैं हमको नहीं दिया है तो कितना हो गया a डैश। तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना होगा कि प्रतिरोध, देखिए अगर सारी बातें फिक्स है, ये हम किस चीज़ पे निकाल रहे हैं, जब ताप हमारा क्या है, नियत है। ताप नियत है मतलब श्रांति काल के मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो देखिए ताप नियत हो गया, हमको पता है द्रव्यमान और आवेश और ये, तो जब तक हम तार नहीं बदलेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल लंबाई और क्षेत्रफल पे हमारा प्रतिरोध डिपेंड कर रहा है। तो R1 किसके बराबर होगा, m L1 A n e स्क्वायर टाउ। ठीक है, हम क्या बोले कि जो प्रतिरोध है वो केवल अगर ताप नियत है तो इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं है। हम चालक तार के पदार्थ को बदल नहीं रहे हैं, तो चालक तार के पदार्थ को नहीं बदल रहे हैं, तो जो आवेश वाहक का द्रव्यमान होगा, जो आवेश वाहक पर आवेश होगा, और जो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा जो R1 है, जो प्रतिरोध है, वो केवल दो बातों पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पे और क्षेत्रफल पे। तो R2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, m L2 बटे A2 n स्क्वायर टाउ। तो अगर हम R2 बटे R1 निकालें तो क्या आएगा, L2 बटे L1 गुणे A1 बटे A2, बाकी के सब कट जाएंगे, केवल यहाँ पे L1 L2 बचेगा और A1 A2 बचेगा। तो देखिए R1 वाले में सामने, R2 वाले में सामने क्या है, L2, तो R2 के सामने हो गया L2। क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती था इसलिए क्षेत्रफल का क्रम उलट गया, यहाँ पे 2 ऊपर था तो यहाँ पे 2 कहाँ चला गया, नीचे। तो R2 बटे R1 बराबर L2 बटे L1 गुणे A1 बटे A2। हमको L2 दिया है, L2 क्या है, n गुणे L1 बटे L1। A1 और A2 हमको नहीं पता है, तो सबसे पहले हमको A1 और A2 निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि अगर ये कोई बर्तन है और एक दूसरा बर्तन ये है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, अगर इस पूरे पानी को हम इस वाले बर्तन में डालें तो इस तरीके से कुछ होगा, मतलब यहाँ पे ऊंचाई बढ़ जाएगी, यहाँ पे ऊंचाई कम है, यहाँ पे ऊंचाई बढ़ गई, ये वाला एरिया यहाँ पे ज़्यादा और ये वाली एरिया यहाँ पे कम है। तो जब हमने इस पूरे पानी को इसमें डाला, इसका आकार तो बदला, लेकिन हमको पता कि जितना पानी यहाँ पे होगा उतना ही पानी यहाँ, मतलब अगर यहाँ पे 1 लीटर पानी रहा होगा तो यहाँ भी भरने के बाद कितना पानी रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब आयतन में इसके कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो वही चीज हमको यहाँ भी लगाना है, जब हमने इस तार को खींचा, इसकी लंबाई बढ़ी और इसकी मोटाई क्या हुई, कम हुई, लेकिन इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आयतन निकालेंगे कैसे, तो आयतन इसका क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो A1 गुणे L1 बराबर A2 गुणे L2। A2 हमने कितना, A1 कितना है, A है, और L1 कितना है, L है, A2 कितना है, A डैश है, और L2 कितना है, N इंटू L है। तो L से L कट गया। ठीक है, हमको यहाँ पे A1 A2 चाहिए, तो A1 क्या है, A, और A2 क्या है, A डैश, मतलब हमको A बटे A डैश चाहिए। तो A बटे A डैश किसके बराबर आ गया, N के बराबर आ गया। तो N L1 से L1 कट जाएगा, तो N गुणे N, मतलब R2 बटे R1 बराबर किसके आया, N स्क्वायर। तो R2 किसके बराबर हो गया, N स्क्वायर R1 के बराबर। ठीक है, अगर यहाँ पे A डैश से कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको A1 A2 मान लेते हैं। ठीक, तो A1 L1 बराबर A2 L2, तो ये हो गया A1 गुणे L, लंबाई इसकी थी L, A2 गुणे NL। तो हम क्या बोले, हमको कौन सा रेशियो चाहिए, A1 बटे A2। तो A1 A2 को हमने इधर लाया तो ये किसके बराबर आया, N के बराबर आया। तो A1 A2 किसके बराबर बचा, N के बराबर। यहाँ से L1 L1 कट गया तो ये N और ये N, तो R2 बटे R1 किसके बराबर आया, N स्क्वायर के बराबर आया। तो R2 किसके बराबर हो गया, N स्क्वायर R1, मतलब हमारा प्रतिरोध कितना गुना हो गया, N स्क्वायर गुना हो गया। तो ये तो था डेरिवेशन के किस तरीके से आया, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहा है तो हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को निकाल लगा के उसका आंसर ला सकते हैं, तो हमको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही क्षेत्रफल वाला भी आएगा, आयतन को बराबर करेंगे
और रेशियो निकाल लेंगे। जैसे हमारा रेशियो क्या आया था, R2/R1 क्या था, L1/L2 गुणे A1/A2। ठीक है, तो चलिए क्षेत्रफल वाला लेते हैं। पहले त्रिज्या थी कितनी, R1 और लंबाई मान लेते हैं L1। अब हमने इस तार को खींचा, तार को खींचने पे लंबाई बढ़ी और इसकी मोटाई कम हुई, तो बोला कि इस बार मोटाई कितनी हो गई है, R/N। उस बार हमको लंबाई दिया था कि लंबाई इतना गुना हो गया, इस बार हमको लंबाई नहीं दिया, इस बार हमको क्या बोल रहा है कि जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी हो गई, पहले की 1/N हो गई। तो हम मान लेते हैं लंबाई कितनी हो गई, L2 हो गई। तो हमको फिर से वही करना है, हमको आयतन बराबर करना है। तो आयतन का मतलब क्या हुआ, अगर इसका क्षेत्रफल A1 है और इसका क्षेत्रफल क्या है A2, तो A1 गुणे L1 बराबर A2 गुणे L2। तो इस बार हमको L1 L2 का रेशियो चाहिए क्योंकि वो हमको नहीं पता है। तो L1/L2 किसके बराबर होगा, A2/A1 के। इसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो πr2²/πr1², पाई से पाई कट गया तो R2/R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो L1/L2 किसके बराबर आ जाएगा, R2 कितना है, R/N/R1 किसके बराबर है, R का होल स्क्वायर। तो R से R कट गया तो ये किसके बराबर आया, 1/N² के बराबर आया। किसकी वैल्यू, L1/L2 की। तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो L1/L2 कितना आया है, 1/N² गुणे A1 πr1² πr2²। तो 1/N² गुणे पाई से पाई कट गया, R1/R2 का होल स्क्वायर। तो 1/N², सॉरी, ये क्या हो जाएगा, R2/R1 है तो ये आएगा L2/L1 गुणे A1/A2। ठीक है, तो L1/L2 हमने निकाला, तो L2/L1 क्या हो जाएगा, N² हो जाएगा। तो N² गुणे πr1²/πr2², पाई से पाई कट गया तो N² गुणे R1/R2 का होल स्क्वायर। तो बराबर N² गुणे R1, R2 कितना है, R/N। तो R/N, N कहाँ चला जाएगा ऊपर, R से R कट जाएगा तो यह आया N² गुणे N² बराबर N के घाते 4। तो R2/R1 किसके बराबर है, N⁴। तो R2 किसके बराबर हो गया, N⁴ इंटू R1। तो ये हो गया जब हम मोटाई को कम कर दे, कितना कम करें, 1/N, तो ये N के घाते 4 के रूप में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी करना आना चाहिए। अगर ये हमारे क्वेश्चन में आ जाता है, मतलब 2 नंबर या 4 नंबर वाले में, तब डेरिवेशन करेंगे। नहीं तो अगर ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी में पूछ रहा है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला या तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। ठीक, प्रतिरोध और किस बात पर निर्भर कर रहा है, तो श्रांति काल पे। श्रांति काल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, श्रांति काल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम, और श्रांति काल कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा। श्रांति काल हमको पता है किस पे निर्भर करता है, ताप पे। जब ताप ज्यादा हुआ तो श्रांति काल क्या होता था, ताप ज्यादा होता था तो ऊष्मीय वेग बढ़ता था। ऊष्मीय वेग का मतलब अनियमित गति करने लगता था, जिसके कारण कि श्रांति काल कम हो जाता था। तो ताप ज्यादा होता था तो श्रांति काल क्या होता था, कम हो जाता था। तो अगर श्रांति काल कम होगा तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ताप बढ़ाएंगे श्रांति काल कम होगा, और श्रांति काल कम होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा।
ताप कम करेंगे तो श्रांति काल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और श्रांति काल ज्यादा हो जाएगा तो आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ में। जब ताप बढ़ा रहे हैं तो ऊष्मीय वेग बढ़ रहा है। ऊष्मीय वेग मतलब अनियमित गति बढ़ जा रही है। अनियमित गति बढ़ने का मतलब वो जल्दी जल्दी टकराने लगे। जल्दी जल्दी टकराने का मतलब श्रांति काल क्या हो गया, कम। श्रांति काल प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर श्रांति काल कम हुआ तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो श्रांति काल कम होने पे प्रतिरोध ज्यादा, या हम बोल सकते हैं ताप ज्यादा। ताप बढ़ाने पे जो चालक होगा उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ताप कम करने पे उस चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये थी ताप पे निर्भरता। और ताप घटाने बढ़ाने पे प्रतिरोध किस तरीके से घटता बढ़ता, तो उसका फॉर्मूला है R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है। R1 क्या है, T1 ताप पर प्रतिरोध। ठीक है, हमसे बोलेगा कि T1 ताप पे इतना प्रतिरोध, तो T1 हमारा ये, R1 ये। अभी एग्जांपल से समझा जाएगा। R2 क्या हो जाएगा, T2 ताप पर प्रतिरोध। अल्फा क्या होता है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, अल्फा का मात्रक भी याद रख लीजिएगा, प्रति डिग्री सेल्सियस। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि हमसे बोला 30 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रतिरोध है वो कितना है, 5 ओम है। तो हमसे बोला कि बताओ 50 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा। तो ये हम मान लेंगे T1, तो ये क्या हो जाएगा, R1। ये मान लेंगे T2, तो ये क्या हो जाएगा, R2। तो हमको R2 निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा का मान दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए अल्फा दिया है हमको कि 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जब हमको किसी ताप पे एक प्रतिरोध दिया रहेगा और दूसरे ताप पे हमको प्रतिरोध निकालना है, तो R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, और इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, हमसे बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो कितना है, R0 है। तो T डिग्री सेल्सियस पे बताओ प्रतिरोध कितना होगा, मतलब हमको RT का मान निकालना है। तो देखिए T पे पूछ रहा है, तो हम T2 कितना लिखेंगे, R2 के बराबर। मतलब ये क्या हो जाएगा, RT बराबर 1 क्या है, पहले वाले ताप पे, तो पहला वाला ताप कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, उस पर प्रतिरोध कितना है, R0। 1 प्लस अल्फा, T2 कितना है, T, और T1 कितना है, 0। तो यही वाला फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब हमको क्या दिया रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया है कितना, R0, और हमसे पूछा कि T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना होगा। तो हमने माना है T डिग्री सेल्सियस कितना है, RT। तब हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर समझना पड़ेगा हमको। यहाँ पे हमको T1 एक प्रतिरोध दिया, टेम्परेचर दिया जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध दिया है हमको R1, और 50 डिग्री सेल्सियस पे दिया है R2। ठीक है, अब R2 का मान हमको 50 डिग्री सेल्सियस पे निकालना था, जैसे कि अभी हमने पिछले वाले सवाल में किया था कि हमको दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका प्रतिरोध है कितना, 5 ओम। तो बताओ 50 डिग्री सेल्सियस पे उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, और अल्फा का मान दिया रहेगा। तब इस तरीके से। लेकिन जब हमको 0 डिग्री सेल्सियस वाला वैल्यू दिया रहेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला जब वैल्यू दिया रहेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T, जो कि इसी से आया है। ठीक है, और कुछ हमने किया नहीं। हमने क्या बोला, हमसे बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 है, इसका मतलब T1 कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, और R1 कितना हो गया, R0 हो गया। हमसे बोला कि पूछा कि T डिग्री सेल्सियस में बताइए कितना होगा, तो हमने T2 कितना मान लिया, T2 हमने मान लिया T। अब इसी को हमने हल कर दिया, तो ये फॉर्मूला क्या था, R2। तो R2 हमने कितना माना है, RT के बराबर। तो RT, R1 किसके बराबर है, R0 के बराबर, R0
1 प्लस अल्फा, T2 किसके बराबर है, T, और T1 किसके बराबर है, 0 के, तो ये किसके बराबर आ गया, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हुए ताप घटाने बढ़ाने पे किस तरीके से प्रतिरोध के मान में परिवर्तन हो रहा है। ये कब लगाएंगे, जब दो ताप पे हमको मान दिया हो, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है तब ये वाला फॉर्मूला, और अगर हमसे 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया है और T डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, तो ये तो था प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोला जाता है वैद्युत चालकता। G से प्रदर्शित करते हैं, व्युत्क्रम का मतलब 1/R। ठीक है, तो अगर कोई हमसे मात्रक पूछ ले इसका, तो हमको पता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, तो 1/ओम, जब ओम ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। तो वैद्युत चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। विमा कोई पूछे तो हमने अभी प्रतिरोध का विमा निकाला था, 1/mL² T-3 A-2, तो जब ये ऊपर जाएगा तो m इनवर्स L-2 TQ और A+2, ये हो जाएगा वैद्युत चालकता का विमा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, G से प्रदर्शित करते हैं। R का मात्रक ओम होता है, तो 1/ओम मतलब ओम इनवर्स हो गया। विमा हमको प्रतिरोध का पता था, mL² T-3 A-2, तो इसका विमा क्या हो जाएगा, 1/mL² T-3 A-2, तो ये कितना गया, m इनवर्स L-2 TQ A²। ठीक, आज का जो हम लोगों का लास्ट टॉपिक है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध देखते हैं क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर E/J। मतलब अगर कोई तार है जिसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E। ठीक है, तो किसी बिंदु पे जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो धारा घनत्व है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और J क्या है, धारा घनत्व, तो किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व J के अनुपात को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, वैद्युत धारा अगर हम किसी चालक तार में प्रवाहित कर रहे हैं तो किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और किसी चालक तार के लिए चाहे उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घट बढ़ रहा हो भले ही, जो इसका रेशियो होगा E/J का, वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। मतलब यहां पे जो वैल्यू आएगी E/J की, वही वैल्यू यहां भी आएगी E/J की। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो धारा घनत्व भी बढ़ जाएगा, और अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटाएंगे तो धारा घनत्व भी घट जाएगा, जिससे कि जो इसका रेशियो रहेगा उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये बात समझ में, किसी भी चालक तार के लिए E/J का मान जो रहेगा वो नियत रहेगा। E/J का मान नियत रहने का मतलब उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो नियत रहेगा। E/J नियत क्यों रहेगा, क्योंकि E बढ़ाएंगे तो J भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, और अगर E घटाएंगे तो J भी उसी अनुपात में घट जाएगा, जिससे कि ये जो रेशियो की वैल्यू आएगी उसके वैल्यू के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो किसी चालक तार के अंदर हम अगर E/J का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस पूरे तार के लिए रो क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, तो पहली बात तो
जो विशिष्ट प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध था देखो वो किस पे निर्भर कर रहा था, लंबाई पे भी निर्भर कर रहा था और क्षेत्रफल पे भी निर्भर कर रहा था। लेकिन जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है हम देख रहे हैं वो क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं कर रहा है। एक्चुअली जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो केवल पदार्थ पे निर्भर करता है कि वो तार किस पदार्थ का बना है। अगर दो तार है, ठीक है, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर है, और ये भी कॉपर है, तो देखो इनका प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है और ये ज्यादा मोटा है, तो इन तीनों का प्रतिरोध तो अलग अलग होगा। लेकिन तीनों तार किसके बने हैं? कॉपर के बने हैं, तो तीनों तार का विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होगा। विशिष्ट प्रतिरोध के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये अंतर सबको याद रखना है कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर है। प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। अगर हम तार की लंबाई और क्षेत्रफल बदल देंगे तो प्रतिरोध बदल जाएगा। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध केवल वो तार किस पदार्थ का बना है उस चीज पे निर्भर कर रहा है। जब से हम पदार्थ नहीं बदलेंगे उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर हम लंबाई बढ़ा दें या मोटाई बढ़ा दें उसके विशिष्ट प्रतिरोध के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। लंबाई और मोटाई घटाने बढ़ाने पे केवल क्या बदलेगा? प्रतिरोध बदलेगा। ठीक, तो इसका दूसरा फॉर्मूला और हम लोग क्या लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का? तो अभी हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला कई बार यूज किया, E बराबर V/L, और धारा घनत्व तो किसके बराबर होता है? J बराबर I/A। तो रो बराबर V/L, J की जगह I/A, तो A कहाँ चला गया? ऊपर। तो हमको पता है V/I, अभी हमने देखा किसके बराबर होता है V/I? प्रतिरोध R के बराबर होता था। तो रो बराबर R गुणे A/L। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये मिला, दूसरा फॉर्मूला क्या मिल गया? रो बराबर R गुणे A/L। R का फॉर्मूला भी हमने एक देखा था, और ml/A/n टाउ गुणे AL, तो L से L कट गया, A से A कट गया, तो रो का एक और फॉर्मूला आया m/n टाउ। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के कुछ अलग अलग फॉर्मूले हो गए। पहला क्या है फॉर्मूला? रो बराबर E/J। इसी से हमने अपना परिभाषा बनाया कि किसी चालक तार में अगर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर हमने बोला किसी चालक के अंदर चाहे उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटाया बढ़ाए, जो E/J का मान होता है वो नियत रहता है, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब रो का मान किसी चालक तार के लिए नियत रहता है। फिर कुछ हमने अलग अलग फॉर्मूले इसके बनाए। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में हमने क्या अंतर देखा कि जो प्रतिरोध होता है वो तार के लंबाई और मोटाई पे डिपेंड करता था। अगर हम लंबाई और मोटाई बदल देते थे तो प्रतिरोध बदल जाता था। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध इन बातों पे निर्भर नहीं करता, वो केवल पदार्थ पे निर्भर करता है कि वो तार किस पदार्थ का बना है। अगर एक कॉपर का बना है, एक एल्यूमिनियम का बना है, तभी उनका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर दोनों तार हमारे कॉपर के ही है तो उनकी लंबाई चाहे कुछ भी हो, मोटाई चाहे कुछ भी हो, प्रतिरोध तो बदल जाएगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं फिर से, जैसे प्रतिरोध हमारा लंबाई और क्षेत्रफल और टाउ पे डिपेंड कर रहा था, वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध भी जो है वो श्रांति काल पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने वहां पे क्या देखा था? ताप बढ़ाते थे तो श्रांति काल घटता था, श्रांति काल घटता था तो ये विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता था। तो ताप बढ़ाने पे विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप घटाने पर विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध की तरह ही होगा, ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ाएंगे तो श्रांति काल घटेगा, श्रांति काल घटेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। ताप घटाएंगे तो श्रांति काल बढ़ेगा, श्रांति काल बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, ये भी कैसी भौतिक राशि होगी? अदिश राशि होगी। इसका भी मात्रक निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए रो बराबर क्या है? R गुणे A/L।
प्रतिरोध का विमा मात्रक हमने पढ़ा है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो इसका मात्रक क्या आ गया, ओम मीटर। विमा निकालना हो तो प्रतिरोध का विमा भी हमने निकाला था एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। क्षेत्रफल का हो जाएगा एल स्क्वायर बटे लंबाई का एल, तो एक एल से एक एल कटेगा तो बचा क्या, एम एल स्क्वायर और एल, एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2। ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का विमा। ठीक है, एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए स्क्वायर। मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध किसका गुण है, तो पदार्थ का। ताप पे निर्भर करता है, हाँ ताप पे निर्भर करता है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो श्रांति काल घटेगा, जिसके कारण कि प्रतिरोध क्या, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा। इसके कुछ ग्राफ भी हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो है हमारे चालक के लिए, दूसरा मिश्र धातु के लिए, इसी को हम क्या बोल देते हैं, धातु। ठीक है, और तीसरा है हमारा अर्धचालक के लिए। ये टेम्परेचर, ये विशिष्ट प्रतिरोध। तो ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए चालक या धातु के लिए अभी हमने देखा, जब हम ताप बढ़ा रहे थे तो श्रांति काल, देखिए होता क्या है, ताप बढ़ाने पे दो चीजें हो सकती हैं। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो n की संख्या n बढ़ जाएगा, n मतलब एकांक मीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो हमको पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री होने लगते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ने के कारण जो कंपन का आयाम होगा, मतलब जो हमारे धनावेश उसमें होंगे वो तेजी से कंपन करने लगेंगे। तो देखिए इसके कारण क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, अगर n की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर कंपन बढ़ेगा तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर कंपन का आयाम बढ़ गया मतलब वो तेजी से कंपन करने लगे, तेजी से कंपन करने लगे मतलब श्रांति काल का मान क्या हो गया, कम हो गया। वो तीव्र गति से अगर कंपन करे इसका मतलब जल्दी जल्दी टकराने लगे, जल्दी जल्दी टकराने लगे मतलब श्रांति काल का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, ताप बढ़ाने पे दो चीजें हो सकती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और जो हमारे चालक तार में धनायन होंगे उनके कंपनों का आयाम बढ़ेगा, मतलब वो तेजी से कंपन करने लगेंगे। तो पहले वाले केस के कारण जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और कंपन करने मतलब अगर तीव्र गति से वो कंपन करने लगे तो श्रांति काल कम हो जाता है, जिससे कि प्रतिरोध क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो चालक में क्या होता है, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो दोनों चीजें होंगी, लेकिन चालक में पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन वाला ये वाला प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। लेकिन कंपनों का आयाम बढ़ जाने से प्रतिरोध क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जब हम चालक तार का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। आई बात समझ में। ताप बढ़ाने पे दो चीजें हो सकती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेंगी और कंपन का आयाम बढ़ जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, हमने अभी देखा था आर का फॉर्मूला क्या था, आर बराबर एम एल बटे ए एन ई स्क्वायर टाउ। तो जो आर है वो एन के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो एन वो है क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एकांक आयतन में। तो अगर एन बढ़ेगा तो आर का मान कम होगा। तो वही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर एन बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कंपन का आयाम हम बोल रहे हैं बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, तो मतलब जो हमारे धनावेश वो तीव्र गति से कंपन करने लगेंगे, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन उनसे टकरा रहे हैं वो टकराने का समय श्रांति काल कम हो जाएगा। श्रांति काल कम हो जाएगा तो देखो आर क्या है, श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर श्रांति काल कम होगा तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा।
तो किसी चीज में प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा, वो इन दोनों प्रभावों में से कौन सा प्रभाव ज्यादा होगा इस बात पे डिपेंड करेगा। तो हम बोल रहे हैं चालक में पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये वाला प्रभाव उतना नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला प्रभाव वहां पे ज्यादा होता है, इसीलिए यहां पे क्या होगा, हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा। मिश्र धातु में भी यही होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, बस अंतर ये होता है कि यहाँ वक्र के रूप में हमको मिलता है और यहाँ पे सीधी। हमको मेन इन दोनों में अंतर याद रखना है, क्योंकि ये तो हमको पढ़ना ही नहीं है, चालक और अर्धचालक में। तो चालक में हमने क्या पढ़ा कि जब हम ताप बढ़ा रहे हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अर्धचालक में क्या होगा, अर्धचालक में भी दोनों ही चीजें होंगी, ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन अर्धचालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो जब हम ताप बढ़ाते हैं तो वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसके कारण अर्धचालक में ये वाला प्रभाव ज्यादा होता है और ये वाला प्रभाव कम होता है। इसीलिए जब हम अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम होगा। तो अर्धचालक के लिए ये वाला ग्राफ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो दोनों ग्राफ में अंतर याद रखना है, चालक में ताप बढ़ा रहे हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध बढ़ रहा है, जबकि अर्धचालक में ताप बढ़ा रहे हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध घट रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम बोले ताप बढ़ाने पे दो चीजें हो सकती हैं, n की वैल्यू बढ़ जाए, मतलब प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेंगे तो प्रतिरोध इस वाले फॉर्मूले से क्या होगा, कम होगा। अगर n बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। दूसरा, ताप बढ़ाने पे कंपन का आयाम बढ़ जाता है, जिससे श्रांति काल क्या होता है, कम होता है। तो श्रांति काल कम हुआ तो प्रतिरोध बढ़ा। तो अब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर ये ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो पहले वाले केस में हम बोल रहे हैं कि पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो इस वाले का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इस वाले का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब हम ताप बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। अर्धचालक में बोल रहे हैं, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो अर्धचालक में ये वाला ज्यादा प्रभाव डालता है, इसीलिए जब हम अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ में अंतर याद रखना है। एक चीज इसमें और पूछ सकता है कि चालक, अर्धचालक और कुचालक में सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता किसकी होगी और सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होगी। तो प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, या हम बोल सकते हैं प्रतिरोध मतलब जो सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है। तो हमको पता है वैद्युत धारा सबसे कम किस में होता है, कुचालक में 9 के बराबर होता है। तो कुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा, उससे कम अर्धचालक का और सबसे कम चालक का। तो सबसे कम किसका होगा, चालक का, और सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता किसका होगा, कुचालक का। मतलब सबसे कम विरोध कौन करेगा, चालक, और सबसे ज्यादा विरोध कौन करेगा, कुचालक, ठीक है। तो ये थी हमारे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में कुछ आवश्यक बातें। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन और कुछ अच्छे अच्छे सवालों को देखेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, ठीक। बाय बाय।